नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे गठबंधन में गांठ की। बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को लेकर के जिस तरीके से चीजें निकल कर के सामने आ रही है, जिस तरीके का बयान कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता द्वारा जेडीयू के लिए दिया गया है, खासतौर पर सीएम नीतीश कुमार के लिए, उसको लेकर के बिहार की सियासत सुलग चुकी है। और अब यह सामने आने लगा है कि क्या वाकई में जिस तरीके से बयान निकल कर के सामने आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई है। वहीं एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन कर सकती है। वहीं आरजेडी की ओर से दिए गए इस ऑफर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल 3 दिन पहले बिहार में जेडीयू की कमान नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के हाथों में दे दी थी। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं उदय नारायण चौधरी के इस ऑफर के साथ यह भी तय हो गया है कि आरजेडी ने फिलहाल बिहार में सरकार के आने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद की कमान अपने हाथों में ले ली है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके बाद बीजेपी के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद और ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि गठबंधन में दरार को लेकर के जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे और अब की बात जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुए और उसके बाद से जिस तरीके से तमाम आरजेडी नेताओं के ये बयान और खासतौर पर तेजस्वी यादव के ये बयान सामने आना कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए जल्द बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से 6 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना और आरसीपी सिंह का ये बयान आना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। वहीं केसी त्यागी जो महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं जेडीयू का, उन्होंने जिस तरीके से साफ तौर पर यह कहा कि लव जिहाद के मसले पर भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग रुख है, वही अरुणाचल वाले मामले पर भी केसी त्यागी ने स्पष्ट कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए था। यानी कि यह साफ तौर पर संकेत जाता है कि बिहार के राजनीतिक बवाल के बीच में गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार दिखाई देने लगी है और उस दरार को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टी और खासतौर पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में गठबंधन में दरार आ चुकी है और या फिर यूं माना जाए कि तेजस्वी यादव अंधेरे में तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस तमाम विषय पर चर्चा तो बनती है, क्योंकि इसलिए बनती है क्योंकि जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक परिदृश्य अब की बार के विधानसभा चुनाव में खासतौर पर देखने को मिला, तमाम चीजें स्पष्ट हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ये चुनाव इसलिए भी रहे क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वहीं कहीं ना कहीं एक प्रकार से बिहार में बड़े भाई के तौर पर अपना दायित्व निभाने वाली जेडीयू जिस तरीके से 2010 में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के चर्चाओं में आई थी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को छोटा भाई बना दिया है। इन तमाम पर चर्चा करेंगे कि वाकई जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया गया है तेजस्वी यादव की ओर से और कहीं ना कहीं जिस तरीके के तेजस्वी यादव का बयान आना, माफ कीजिएगा, आरजेडी की नेता की तरफ से जिस तरीके से ऑफर दिया गया है, उसके बाद में क्या कुछ राजनीतिक कयास है, क्या कुछ राजनीतिक जमीन वहां की सुलग रही है, क्या कुछ नए समीकरण निकल करके सामने आ रहे हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चेतन गगन साहब जुड़े हैं, नेता हैं आरजेडी के, प्रोफेसर निहोरा यादव साहब जुड़े हैं, जेडीयू नेता हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल में शामिल हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का
चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और तमाम विषय जो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं, तकरीबन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से खासतौर पर चितरंजन गगन साहब आपसे लगातार चर्चाएं हमारी बनी रही, प्रोफेसर निहोरा यादव साहब, कई विषयों पर, बिहार के राजनीतिक विषयों पर हमारी चर्चाएं लगातार बनी रही। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं न कहीं यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में गठबंधन हो चुका है, सरकार बन चुकी है। लेकिन अचानक से दरार दिखाई देने लगी है। सर चितरंजन गगन साहब, आपकी तरफ से ऑफर है, कुल मिलाकर के सत्ता प्राप्त करने के लिए अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी आपने। देखिए, सवाल यह है कि भाजपा का जो अभी तक इतिहास रहा है और चरित्र रहा है, भाजपा के साथ जो भी दल गठबंधन बना के सरकार बनाने के काम किए या उनके साथ रहे केंद्र में या प्रदेश में, एक एक कर सारे लोगों को भाजपा इस ढंग से ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती है कि सारे के सारे छोड़ते चले गए। भाजपा के सबसे विश्वस्त 3 दल, सबसे पुराने सहयोगी के रूप में शिवसेना थी, अकाली दल और उसके बाद जनता दल यू। तो आप देख रहे हैं कि शिवसेना को साथ छोड़ना पड़ा, अकाली दल को साथ छोड़ना पड़ा, तो जनता दल यू के साथ भी तो होना ही है, चाहे आज हो चाहे 1 सप्ताह के बाद हो, 10 दिन के बाद। और जिस ढंग से नीतीश जी को कमजोर करने के लिए, जनता दल यू को कमजोर करने के लिए, कोई छुपी बात नहीं है, लोजपा को जिस ढंग से प्रोत्साहित किया गया भाजपा की तरफ से, और लोजपा के उम्मीदवार खड़ा हुए, और खासकर वहां पर जहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार थे उनको कैसे डैमेज किया जाए, और उसके बाद जिस ढंग से मंत्रिमंडल का विस्तार हो या मंत्रिमंडल का में विभागों का बंटवारा हो, ये सब बातें ऐसी है जो उसी दिशा में बढ़ रही है। तो भाजपा का तो यह चरित्र रहा है, उनका इतिहास रहा है कि पहले वे लेकिन ऑफर तो आपकी तरफ से गया है ना, आपकी बार ऑफर तो आपकी तरफ से गया है। नहीं, हमारे तरफ से ऑफर की बात नहीं है। या तो देखिए, मैं कहा ना कि आज हो या 1 सप्ताह के बाद हो, भाजपा तो जो सो मन बना चुकी है। भाजपा इनको, नीतीश जी को इतना परेशान कर देगी, इतना इस ढंग से इनको कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वतंत्र रूप से कभी इनको निर्णय लेने की आजादी नहीं रहेगी, जिस ढंग से मुख्यमंत्री को होना चाहिए, या अब तक जो नीतीश जी करते रहे हैं। तो भाजपा का तो यह चरित्र रहा है, भाजपा का इतिहास रहा है, भाजपा का यह चरित्र रहा है, इसलिए भाजपा उसी दिशा में है। अब हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि भाजपा पर भरोसा नहीं कीजिए, भाजपा भरोसा करने वाली पार्टी नहीं है। यह सहयोग लेकर अपनी स्थिति मजबूत करती है, अपना विस्तार करती है, और इसकी जो विस्तारवादी नीति है, यह जो है सो इस ढंग का रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी या जो दूसरे दल हैं उनका वजूद कैसे समाप्त किया जाए, वही इसकी रणनीति और राजनीति रही है। यानी कि कुल मिलाकर के आप वो तमाम वैचारिक मतभेद भुलाने को तैयार बैठे हैं जो कहीं न कहीं चुनावी सरगर्मी के दौरान नीतीश कुमार के जो तमाम बयानात थे, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, वो तमाम वैचारिक मतभेद और बयानात आप भुला सकते हैं अगर आपको मौका मिलता है। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ऐसी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि नीतीश जी जहां से राजनीति शुरू किए हैं, लालू जी भी वहीं से राजनीति शुरू किए हैं। दोनों समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, दोनों जो है सो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के जो आदर्श है उसको मानने वाले हैं। हम लोग का तो विरोध इस सवाल पर है, भाजपा के साथ जो भी दल अगर साथ में है उसके साथ जाती है, तो निश्चित रूप से हम लोग का मानना है कि भाजपा की जो नीति रही है कि अपनी विस्तारवादी नीति, दूसरे के कंधा पर रखकर अपना विस्तार करना, तो हम लोग तो शुरू से उसके विरोधी रहे हैं और हम लोग उसको समझते रहे हैं। अब नीतीश जी गलतफहमी में अगर हैं और आज भी अगर गलतफहमी में है, या तो नीतीश जी, लेकिन उनका तो आ रहा है जिस ढंग से विश्वास, माने जिसके साथ है, जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही है वहाँ, और उस ढंग से उसको जो है सो 7 में से 6 विधायक या जो है सो अरुणाचल में मिला लिए अपने साथ, तो सरकार में शामिल होना चाहिए था। लेकिन जिस ढंग से गद्दारी किया गया, गठबंधन धर्म के साथ विश्वासघात किया गया, तो निश्चित रूप से किसी को भी, कोई भी जिसको लोकतंत्र में आस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा है, संवैधानिक सिस्टम जो है उस पर भरोसा करती है, कोई भी दल, भले सैद्धांतिक मतभेद हो अलग बात, राजनीतिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन जिसको गगन साहब रोकूंगा, शिवानंद तिवारी और तेजप्रताप यादव नीतीश कुमार को लेकर के शायद कुछ बात कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं प्लीज। आरएसएस ने अपना विस्तार किया है बिहार में, सांप्रदायिक ताकतों की मजबूती हुई है बिहार में,
आप देख लीजिए, कोई भी रामनवमी का जुलूस हो, दूसरा हो, इधर उधर जो है बिहार शरीफ जैसे शहर में और जगहों पर ये कह दिया गया कि नहीं साहब, मुस्लिम ठेला वाले जो है, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले इस गली में नहीं आएंगे। ये घटनाएं होने लगी हैं आपके बिहार में। तो आपकी राजनीति, जो दावा आप करते हैं कि कम्युनलिज्म से आपको जीरो टॉलरेंस है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो कम्युनलिज्म तो पाँव पसार रहा है आपके। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, और कम्युनलिज्म जो है फैलता जा रहा है। उसको रोकने के लिए अभी तक बिहार में आपने क्या उपाय किया? ये सारे सवाल हैं, इसका जवाब जो है नीतीश जी को देना चाहिए। लेकिन पूरे बिहार की जनता सब लोगों ने देखने का काम किया, लगातार देखने का भी काम कर रहा है कि बीजेपी के लोगों ने उनको बुरे तरीके से स्टेपनी बना करके रख दिया। जो स्टेपनी रहता है वो बना दिया। जैसे बोले, उन्होंने कहा कि मुझे मन नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। तो जब आपको मन नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, तब इस तरीके का आपने तांडव क्यों मचाया पूरे बिहार के साथ? चलिए, ये थे तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे। चितरंजन गगन साहब, जिस तरीके से तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आपका बयान खासतौर पर उस गठबंधन धर्म की तरफ है। खासतौर पर बीजेपी पर आप निशाना साध रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन आपने नहीं किया। प्रोफेसर निहोरा यादव साहब, सीधे तौर पर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन में प्रमुख सहयोगी है, और सीधा आरोप यही है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, और आपके वर्तमान और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान यही है। किस तरीके से देख पा रहे हैं सर? देखिए, हमारा गठबंधन देश पैमाने पर नहीं है, सिर्फ बिहार पैमाने पर है। और चुनाव के पूर्व जो कमिटमेंट था एनडीए का, जिस प्रकार नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए बिहार में, और एक कमिटमेंट था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। तो चुनाव के बाद बहुमत आए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। जो लोग भी बोलते हैं कि बिहार में गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, मुझको लगता है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जहां हमारा बीजेपी से गठबंधन नहीं है, हम अलग चुनाव लड़े थे, हमारे 6 विधायकों को अपने दल में शामिल कर लिया गया। हालांकि नैतिकता का तकाजा था कि यह काम नहीं होना चाहिए था, जो काम हुआ। लेकिन फिर भी बिहार में कहीं कोई संशय नहीं है। चितरंजन गगन जी हमारे पुराने मित्र हैं। अभी शिवानंद तिवारी बड़े भाई है बोल रहे थे कि बिहार में आरएसएस पैर पसारा है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में कहाँ दंगे, सांप्रदायिक दंगे हुए? बिहार में कहाँ तनाव हिंदू और मुस्लिम में हुआ? जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक किसी सांप्रदायिक ताकतों को सिर उठाने की हिम्मत बिहार में नहीं होगा। ये बिहार के लोग जानते हैं। तीसरी बात, बड़ा सवाल चितरंजन जी ने उठाया, हमको इस पर कहना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। जो समाजवाद का बेसिक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री जी चलते हैं, काम करते हैं, और बिहार में काम किया भी। जिस प्रकार गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में, ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार काम किया, ये समाजवादी विचारधारा के हाथ में नेतृत्व है। यही कारण है कि बिहार में इतने विकास हुए हैं। अब लोहिया शौचालय योजना, डॉक्टर लोहिया के नाम पर नीतीश कुमार जी ने गांव-गांव शौचालय योजना चलाया। ये तो लोहिया और जेपी या कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था, गांधी का जो सपना था, उस सपना पर नीतीश कुमार जी बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। अब रहा कौन क्या हो रहा है, हम उस पर नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन इतना हम जरूर कहें। लेकिन ये वैचारिक मतभेद क्यों आ रहे हैं? यादव साहब, ये वैचारिक मतभेद किस सीमा तक जाएंगे? लव जिहाद के मसले पर आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं। लव जिहाद का जो मसला है, उस पर केसी त्यागी का बयान आ चुका है। वहीं जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में सुगबुगाहट होती है, आपकी तरफ से बयान आता है, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आता है जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, मुख्यमंत्री वो बनना चाहिए।
हालांकि बड़े प्लेटफॉर्म पर यह बात नहीं कही गई, लेकिन सुगबुगाहट लगातार जारी है। वही आपकी तरफ से ये बात आती है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला पहले से हो चुका था, यानी कि जिस तरीके से धीरे धीरे ये सुगबुगाहट राजनीतिक दरार का रूप लेती जा रही है, इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं सर आप? आपकी तरफ से तो बाकायदा उदय नारायण चौधरी ने ऑफर तक दे दिया है, अब खुलेआम इस तरीके का ऑफर आना कहीं ना कहीं बिहार की भविष्य की राजनीति क्या होगी, जेडीयू की भविष्य की कार्य योजना क्या होगी, उस पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे प्लीज। मुझको तो खुशी है कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व और नीतीश कुमार जी का चरित्र और जो व्यवहार है, इसके आधार पर सभी दल के लोग स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे नेता हैं। और उसी संदर्भ में अगर उदय नारायण चौधरी ने ऑफर किया है तो आरजेडी वाले भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे व्यक्तित्व, ईमानदार, चरित्रवान हैं, ऐसे नेता को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि बिहार में गठबंधन में कतई कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई दरार का सवाल नहीं उठता है। सरकार चल रही है, सरकार चलेगी। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर विनोद शर्मा बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद शर्मा साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और आपके पास आऊं उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल, डॉक्टर संजय कुमार साहब काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास सवाल नहीं पहुंचा है। संजय कुमार साहब, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा देरी हो गई क्योंकि राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के महत्वपूर्ण लोग पैनल में शामिल है, सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। डॉक्टर संजय कुमार, कुल मिलाकर के जो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां अब बन रही है और उदय नारायण चौधरी का जिस तरीके से बयान आता है, उस बयान को आने के बाद में बिहार की सियासत अलग ही रंग दिखाई देने लगी है, अलग ही रंग और आकार लेने लगी है, किस तरीके से देख पा रहे हैं सर? देखिए, उदय नारायण चौधरी ने शर्त की बात कही है कि अगर नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री मान लेते हैं, तब हम 2024 में बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नीतीश कुमार अपनी दावेदारी पेश करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। ये इसमें कौन सी नई बात वो बोल गए? हाँ, ये बात जरूर है कि अगर जिस तरह से बयान आ रहे हैं या जेडीयू की जो बैठक चली राज्य परिषद की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और उसमें जो कुछ चीजें आई, कुछ टीस, कुछ दर्द, कुछ पीड़ा जो जेडीयू की जो दिखी, वो पीड़ा निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत नहीं कि अटल धर्म का निर्वहन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा कि हम नेशनल फलक पर अपनी पार्टी को स्थापित करेंगे। अरुणाचल वाली घटना को लेकर के वो काफी अंदर से पीड़ित थे। तो ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं से इन दूरियों के तरफ इशारा करता है कि सहज स्थिति नहीं है। सरकार चलेगी, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, ये बात की स्थिति है, लेकिन जिस तरह के चीजें आई उसमें सहजता नहीं दिख रही है। अब उसको कैसे पाटेंगे ये तो जेडीयू और बीजेपी के लोग ही बेहतर बता पाएंगे। ठीक, आपने सवाल पूछा कि लव जिहाद के इशू पर, वही उत्तर प्रदेश में योगी जी का देख लीजिए, आज ही मध्य प्रदेश का देख लीजिए, और बिहार में डॉक्टर लोहिया का हवाला देते हैं कि लोहिया जी कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती नहीं है, अगर आपसी सहमति हो तो हम इसको नहीं मानते। ये बजब तक केसी त्यागी जी का बयान था। तो कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पर मतभेद दिखा है। अब ये मतभेद को ये लोग पैचअप करेंगे या ये दूरियां बढ़ेगी? हाँ, जब इनके बीच में इस तरह की स्थिति बनेगी तो विपक्ष तो इसमें रुचि लेगा, विपक्ष तो तरह तरह की बात वो करेगा ताकि और ये घायल हों और ये चोटिल हों और इनका दर्द जो है से बढ़े, और ऐसा होते रहा है। तो आरजेडी तो चुपचाप देख रही है कि क्या इन दोनों के रिश्ते सहज हैं। अगर सहज नहीं है तो कुछ इस तरह की बात अभी शिवानंद तिवारी को सुनवा रहे थे कि किस तरह से वो कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर हम समझौता कभी नहीं कर सकते हैं, तो क्या सामाजिक समरसता का वातावरण है, जिसमें वो बिहार शरीफ का उदाहरण दे रहे थे। तो विपक्ष तो इनके जो कमजोर पक्ष हैं उसको अटैक करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि संगठन एक अलग पार्ट है, सरकार एक अलग पार्ट है, और सरकार में अगर नीतीश कुमार मुखिया के तौर पर हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता है, तभी तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर है। क्या नीतीश कुमार दबाव में है सर? क्या नीतीश कुमार दबाव में, क्योंकि जो पहले बड़ा भाई हुआ करता था वो छोटा भाई हो गया और जो छोटा भाई वो बड़ा भाई हो गया सीटों को जीतने के आधार पर?
क्या नीतीश कुमार अब की बार वाकई में बीजेपी से कम सीटें आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है इस समय? देखिए, कोई पार्टी कभी, और नीतीश कुमार जी को जो उनका व्यक्तित्व रहा है वो कभी दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। आपको याद होगा इसी 2019 के चुनाव में लोकसभा में अपनी जीती हुई 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू को छोड़ना पड़ा था और दोनों लोग 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। ठीक है कि इस बार जेडीयू को सीट कम आई है, वह भी कल केसी त्यागी बोल रहे थे कि हम संख्या के बल पर हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम साख के बल पर मुख्यमंत्री हैं। हमारी साख, हमारे मुख्यमंत्री जी की साख ऐसी है जिसकी वजह से वो इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रहे थे कि उसकी वजह से वो मुख्यमंत्री इनको बनाए हुए हैं। तो राजनीति में तो जब आपकी सीटों की संख्या घटेगी तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाएगी। जब आप सीट जब 73 पर थे और घट करके आप 43 पर आ गए तो एक दबाव तो आपको झेलना पड़ेगा और ये नेचुरल है कि ये दबाव झेलना पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी 53 पर थी, अगर वो पहुंच गई 74 पर तो उसका अपर हैंड तो होगा, ये नेचुरल तरीके से है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि हम इस सरकार को अस्थिर करें या नीतीश कुमार को हम इतना प्रेशराइज कर दें कि नीतीश कुमार कल कोई निर्णय लेने की स्थिति में हो जाए। इसलिए सरकार चलेगी। हाँ, अरुणाचल का घटनाक्रम एक बीच में बहुत बड़ा एक दरार, चूंकि वहां पर जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अगर पहली बड़ी पार्टी 41 सीट ला करके अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर माने सोचिए ना कि 15 सीटों पर जेडीयू वहां चुनाव लड़ती है और 7 सीट जीत करके दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में वहां उभरती है और उसके 6 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी जिन कारणों से भी, जितनी नाराजगी उनकी रही हो अपने जेडीयू से और जेडीयू के नेतृत्व से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपने खेमे में ले आती है तो एक नाराजगी तो है, एक कोल्ड वार तो चल रहा है। अब इस कोल्ड वार को ये लोग कैसे पैचअप करेंगे या दूरियां बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, डॉक्टर विनोद शर्मा साहब, महत्वपूर्ण सवाल यही है, गठबंधन की मजबूरी है या सीधे तौर पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यही लग रहे हैं बिहार वाले विषय में और खासतौर पर अरुणाचल वाला जो विषय हुआ है, सीधे तौर पर आरोप है गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। किस तरीके से देख पा रहे हैं सर? चलिए, शायद तकनीकी कारणों से डॉक्टर विनोद शर्मा साहब की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। प्रोफेसर निहोरा यादव साहब, जिस तरीके से हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार ने खासतौर पर तमाम चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सीटों को लेकर, सीटों को जीतने के बाद से लेकर के सरकार बनने तक की जो कवायद रही और उस कवायद के बीच में अब जैसे ही जेडीयू का नया अध्यक्ष बनता है आरसीपी सिंह, स्ट्राइक रेट की बात हो जाती है 2010 की और इशारों में भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया जाता है कि 2010 में भी स्ट्राइक रेट हमारा बेहतर था, लेकिन नीतीश कुमार साहब के बयान यही थे कि स्ट्राइक रेट की बात नहीं है, चुनाव से पहले जो तय हो गया उसी आधार पर मंत्रियों को, विभागों का बंटवारा होगा और उसी आधार पर मंत्री बनाए जाएंगे और सुशासन की ओर बढ़ रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आगे भी जारी रहेगा। जहाँ तक राजद के नेताओं विनोद शर्मा साहब प्लीज, उन्हें याद करना चाहिए कि विनोद शर्मा साहब प्लीज, रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा। विनोद शर्मा साहब, उनके साथ गए, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, फिर से लूट मचनी शुरू हो गई बिहार में, अंधेर गर्दी बन गई थी बिहार में और उनको फिर से राजद छोड़ करके भाजपा के साथ पुनः आना पड़ा। वो नहीं चाहेंगे कि फिर वैसे लोगों के साथ जाए जो विश्वसनीय नहीं हो, बिहार के विकास की बात नहीं करते हो, केवल अपराधीकरण जो करते हो। और उनके आइकॉन आरजेडी के कौन है पूरा दुनिया देख रहा है। इंटरनेशनल साहबुद्दीन जैसे बाहुबली हैं तो अनंत सिंह जैसे बाहुबली हैं तो रितलाल यादव और मैं आपको देखे हूँ कि रेपिस्ट दोनों की पत्नियों को दिया है राजद ने टिकट, तो निश्चित रूप से उस पर स्वीकारता नहीं बनेगी नीतीश जी की और किसी भी हालत में वो भाजपा और यहाँ जदयू का जो गठबंधन है उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे और निश्चित रूप से बिहार फिर से विकास की गति में दौड़ेगा और यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं है क्योंकि दोनों सुलझे हुए नेता हमारे हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का हमेशा सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा है और बिहार में पूरी तरह से नीतीश जी के लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने जो कहा था हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे आदरणीय सुशील मोदी जी ने कहा था कि हम कम सीटें आवे आज ज्यादा, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो वो करके दिखाया।
तो अब दाल गलने वाली नहीं है विपक्ष की, जो इस तरह के दिवा स्वप्न दिखाने का प्रयास कर रही है कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अरे भाई, पहले वहाँ कांग्रेस से तो सलट लो, कांग्रेस से तो बाहर कर लो, तब प्रधानमंत्री की बात करना। राजद तो पहले कर नहीं, लेकिन अरुणाचल में जरूरत क्या पड़ी सर? अरुणाचल में जरूरत क्या पड़ी? अरुणाचल में ये तो आप ही के थे, ये तो आप ही के थे। अरुणाचल में जरूरत क्या पड़ी? सवाल आरजेडी के आरोप भी यही है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व स्थानीय स्तर पर कभी कभी निर्णय ले लेता है। आप जैसे भी हो, स्थानीय नेतृत्व ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय नेतृत्व का उससे बाद में मतलब हुआ, क्योंकि वहां पर विधायक भागते रहते हैं। अरुणाचल में कोई नई घटना नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस की देखे होंगे कि भाग गई थी भाजपा में, और कहीं भी जा सकती। वहाँ के विधायक अधिकांश पाला बदलने में विश्वास करते हैं। तो वहाँ पर अगर हम नहीं भी लेते भाजपा, तो कहीं ना कहीं उनके विधायक चले जाते। अगर वो आ गए घर में तो ठीक है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बिहार में ऐसी बात नहीं है। बिहार में हमारा गठबंधन मजबूत है और हम पूरी मजबूती से बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा, चर्चा लगातार जारी रहेगी। महत्वपूर्ण विषय है कि वाकई में बिहार में जिस तरीके का राजनीतिक माहौल कहीं ना कहीं उदय नारायण चौधरी के बयान के बाद में देखने को मिल रहा है, सियासत सुलग गई है। आरजेडी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि गठबंधन में दरार पड़े तो शायद हमें कुछ खेलने का मौका मिले इस राजनीतिक जमीन पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और चर्चा करेंगे क्या वाकई में ये सत्यता है या एक प्रकार से अर्ध सत्य दिखाने की तैयारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। गठबंधन में गांठ जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक जमीन पर इन दिनों जिस तरीके का खेल चल रहा है, और खासतौर पर उदय नारायण चौधरी के बयान के बाद में बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। जिस तरीके से आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया गया है कि आप तेजस्वी यादव को सीएम बना दें, और कुल मिलाकर के 2024 में अगर पीएम पद के लिए किसी चेहरे की मांग होगी तो वो आप होंगे और तमाम विपक्षी पार्टी आपका समर्थन करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ही गठबंधन में साथी है, दोनों के ही नेता अभी तक इस सत्य को स्वीकार करने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अरुणाचल का वाकया हुआ है और कहीं न कहीं जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद से जिस तरीके के संकेत राजनीतिक जमीन पर मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मेरे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए। चितरंजन गगन साहब आरजेडी नेता के तौर पर मेरे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर निहोरा यादव नेता जेडीयू हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर पैनल में शामिल हैं। वहीं डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पैनल में शामिल है। डॉक्टर संजय कुमार, आपके पास आना चाहूंगा। विनोद शर्मा साहब की आपने बात सुनी, पूरी तरह से गठबंधन चलेगा, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का मनभेद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको वाकई लगता है, जमीनी स्तर यही कहता है, जमीनी हकीकत जिस तरीके से जेडीयू के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, जो अपने थे उन्हीं को तोड़कर ले आना और आरजेडी का सीधे तौर पर यह घेरना कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है और उससे भी जेडीयू बच नहीं पाएगी, ये स्थिति क्या बयान करती है सर? नहीं, ये स्थिति में देखिए, चाहे जितनी बात भारतीय जनता पार्टी कह ले, लेकिन एक जो पीड़ा थी, वो पीड़ा तो मैं कह रहा हूं कि हाल ही जो इन लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसमें तो ये पीड़ा खुल करके सामने आई। फिर वो अटल धर्म की बात, अटल संहिता की बात क्यों कर रहे थे लोग, वो तो दर्द झलक रहा था कि ठीक है, हमसे नाराजगी थी, पार्टी नेतृत्व से उन विधायकों की नाराजगी थी और आपने उनको अपनी पार्टी में जगह दे दी, तो उसका मनोबल बढ़ गया। और नीतीश कुमार तो यहाँ तक कह दिए कि कम से कम एक विधायक हमारा तो हमारे प्रति वफादार रहा, ईमानदार रहा, कि 6 लोग तो चले गए लेकिन एक आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, ये हमारी पार्टी की साख है अरुणाचल प्रदेश में। तो उनकी पीड़ा तो साफ झलक रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे जिन वजहों से उन्होंने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सशंकित तो है ही जेडीयू कि कल हो सकता है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया दांव खेलेगी, इसलिए वो बात कह रही है। आज ही तो मैंने देखा सारे समाचार पत्रों में है कि जेडीयू देश के हर राज्यों में अपना फलक बढ़ाएगी, अपने पैरों पर खड़ा होगी, अपने स्तर से चुनाव लड़ेगी। ये किस बात का संकेत है? गठबंधन मेरा केवल बिहार में है, बाकी राज्यों में भी, तुरंत बंगाल में 75 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जेडीयू जा रही है। लेकिन
अगर ये गठबंधन की वजह से ही बिहार में एनडीए की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि यह गठबंधन न टूटे और जेडीयू भी चाहेगी कि यह गठबंधन नहीं टूटे, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि संख्या बल कम होने के बाद भी जिस तरह के भी वादे किए गए हों चुनाव में, राजनीति में वादों का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। पूरा खेल परिस्थिति का होता है। जब परिस्थिति अपने अनुकूल होती है वो सारे लोग वादे भूल जाते हैं और निर्णय कुछ और हो जाता है। परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो लोग वादे की याद दिलाने लगते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर सम्मान दे रही है, मान रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार हमसे चोटिल हों, घायल हों, हमसे प्रभावित हों। और नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि अभी तुरंत अगर जनता का मैंडेट मिला है तो हम कुछ वैसा निर्णय लें। ठीक है, भाजपा तो एक दबाव बनाने की कोशिश करे। क्या आरजेडी को उम्मीद है, जा भी सकता है, वो वापस भी आ सकता है? क्या आरजेडी को उम्मीद है ये? नहीं, आरजेडी को उम्मीद रखना राजनीति में क्या बुरा है? वो तो कह ही रहे चितरंजन गगन जी की एक ही पाठशाला के लालू जी और नीतीश जी रहे हैं विद्यार्थी। सब कॉर्नर आ गया है कि हाँ, कि समाजवादी पृष्ठभूमि के जो है तो दोनों रहे हैं, एक ही धारा की राजनीति से लोग आगे निकले हैं। वो चितरंजन गगन जी तो अपना दांव फेंकना शुरू कर दिए हैं। अब उस दांव में वो आते हैं कि नहीं आते हैं वो तो देखने वाली बात है। लेकिन राजनीति में न कोई किसी का अस्थायी दोस्त होता है, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। चलिए, प्रोफेसर निहोरा यादव साहब, कुल मिलाकर के घाव दिखाई दे रहा है लेकिन दर्द छुपाने की कोशिश की जा रही है। निहोरा यादव साहब, घाव बिहार में कोई नहीं है। ये बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि अरुणाचल में जो घटना घटी, या यूं कहिए कि जो परंपरा बनाई गई, वो दुखद है। कि हम भी मानते हैं और पार्टी भी मानता है कि आपस में जब हम एक राज्य में गठबंधन में हैं तो दूसरे राज्य में भी ऐसा परंपरा नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा मानना है। अब रहा जहां बिहार तक, देखिए बहुत सारे सवाल हैं। आप मुख्यमंत्री जी का बयान देखा होगा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के दबाव में आकर मैं मुख्यमंत्री बना। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी के दबाव में काम करने वाले हैं। मुझको तो लगता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि हमको दबाव में काम करना पड़ रहा है या जो हमारी पार्टी के नीतियों से अलग हट के कोई निर्णय लेना पड़ रहा है, उस दिन तनिक भी मुख्यमंत्री इसको सहाय नहीं करेंगे। एक संजय भाई हमारे मित्र हैं, लव जिहाद की बात छेड़ दिया उन्होंने। देखिए, एक बात मान के चलिए कि दोनों पार्टियां की नीति अलग अलग है। गठबंधन जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति और जदयू की अपनी नीति। जिस समय वाजपेयी जी के काल में जो गठबंधन बना था, कई मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था, 3 मुद्दों पर हमारी ये नीति रहेगी, हम भारतीय जनता पार्टी का नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे। आज हम उसी पर खड़े हैं। हमारी जो नीति है पार्टी की, चाहे लव जिहाद का मामला हो तो और भी जो मामला हो, उस मामले में हम मानते हैं कि लव जिहाद की बात उठ रही है। कम से कम हम लोग बिहार में इन चीजों को नहीं मानते हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा के हम लोग हैं। भाई, प्रेम करना, दोस्ती करना, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के हों, तो उसमें कहाँ किसी का कोई रुकावट हो सकता है। तो इसके आधार पर हम लोग की नीति अलग है। तो कहीं बिहार के मामले में, सरकार चलाने के मामले में कहीं मतभेद मुझको नहीं दिखता है कि कहीं मतभेद है। हाँ, ये जरूर है कि अरुणाचल के मामले में थोड़ा तकलीफ जरूर हुआ है। ठीक है। डॉक्टर विनोद शर्मा, लव जिहाद कानून लागू करा पाएंगे बिहार में? डॉक्टर विनोद शर्मा, देखिए, मैंने कहा ना कि जदयू भाजपा हम और वीआईपी का गठबंधन है और कोई भी निर्णय प्रदेश में हम लोग मिलजुल कर लेते हैं, आम सहमति से लेते हैं। और जब तक आम सहमति नहीं बनेगी तब तक कोई कानून बिहार में लागू नहीं होगा। नहीं, लेकिन दबाव में तो आपके तमाम सहयोगी दूर जा रहे हैं।
विनोद शर्मा साहब, दबाव में तमाम सहयोगी दूर जा रहे हैं। पंजाब की बात कर लीजिए अकाली दल, पंजाब की बात कर लीजिए अकाली दल, राजस्थान की बात कर लीजिए आरएलपी, किसानों के मामले पर अलग हो चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से गठबंधन के आपके सहयोगी आपके संख्या बल के दबाव में आकर के दूर हो रहे हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन धर्म पर सवाल उठ रहा है डॉक्टर विनोद शर्मा साहब? वो किसान का मुद्दा अलग है, किसानों के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की उनकी आय दुगनी करेंगे, उसमें तो राजनीति की जा रही है, उसमें हम नहीं मानते हैं कि वो लोग किसानों के हित में है। उस राजनीति में आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे हैं, उस राजनीति में आप अपने सहयोगियों को भी नहीं समझा पा रहे हैं। ना ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुशासन के लिए प्रतिबद्ध और जाने जाते हैं, और उसमें भाजपा का हमेशा सहयोग रहा है। भाजपा हर मुद्दे पर उनके साथ रही है और उसमें हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। हम हर मुद्दे में उनके साथ हैं और वो स्वतंत्र है। दूसरे राज्यों में, जैसा कि निहोरा जी ने कहा, चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से लड़ते हैं, दिल्ली में लड़े हैं, झारखंड में लड़े हैं, बाद में भी लड़ेंगे, उसके लिए हमको। लेकिन ये दोहरा चरित्र क्यों डॉक्टर विनोद शर्मा साहब? मेरा सवाल आपसे वही, आप वहीं आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये, मध्य प्रदेश में आप लव जिहाद कानून लागू करते हैं, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आप लव जिहाद कानून लागू करते हैं वहां, लेकिन यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। आप मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, सरकारों को अधिकार है। आप प्लीज मेरा सवाल सुनिए पहले। आपके संगठनात्मक ढांचे पर आऊंगा सर मैं आपके संगठनात्मक वैचारिक ढांचे पर आऊंगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, एमपी में आप लव जिहाद लेकर के आते हैं, यूपी में आप लेकर के आते हैं, लेकिन बिहार में धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों सर? दोहरा चरित्र क्या? कानून तो राज्यों में अलग अलग बनते हैं, अलग अलग लागू होते हैं। यहाँ आपकी सरकार गिर जाएगी, आप डरते हैं इस बात से। यानी ये दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है, आप बताइए। यूपी भी है, मध्य प्रदेश ही, अपना अपना राज्यों की अपनी सहमति होती है, वहाँ गठबंधन की सहमति होती है, तब कानून बनते हैं। बिहार में अलग, हमारा गठबंधन हर मुद्दे पर एक साथ है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। मैं यही, डॉक्टर विनोद शर्मा साहब, आप सीनियर लीडर है, मैं यही जानना चाहता हूँ, डॉक्टर विनोद शर्मा आप सीनियर लीडर है, मैं यही जानना चाहता हूँ, जब वैचारिक मतभेद हो तो किस बात का गठबंधन सर? अगर आपका गठबंधन है, तमाम चीज अच्छी चल रही है, लेकिन जो पॉलिसी, जिस पॉलिसी पर आप काम करते हैं वो पॉलिसी इसका मतलब छोड़ चुके हैं आप। हम एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते हैं। ठीक है, भाई भाई में भी होता है, थोड़ा बहुत तो घर परिवार में भी होता है, तो थोड़े की भाई छूट जाता है। यहाँ पर हम एक भाई के रूप में काम कर रहे हैं। जदयू भाजपा, हम और वीआईपी जो है से एक भाई के रूप में बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कोई मतभेद अमतभेद की बात नहीं है। यहाँ पर विपक्ष अपना रोटी सेकना चाहता है, वो संभव नहीं है। वो पहले राहुल गांधी को नकारे, तब इस तरह की बातें करे राजद के नेता। वो नकार दें कि राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। चलिए, चितरंजन गगन साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी नेता की तमाम बातें आपने सुनी है, जेडीयू नेता पैनल में शामिल है, आपने तमाम बातें सुनी है, लेकिन आरजेडी अब इस राजनीतिक घमासान की कहीं ना कहीं पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप आपने लगाया, वो आरोप किस हद तक सही है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो जिक्र मैंने डॉक्टर विनोद शर्मा के पास में किया था कि जो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर पूरी तरह से लव जिहाद कानून लागू है, लेकिन वही अगर बिहार की बात होती है तो वहां धार्मिक सहिष्णुता आड़े आती है। तो वो धार्मिक सहिष्णुता उन राज्यों में कहां चली जाती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं? राकेश जी, पहली बात, दोनों निहोरा जी के भी लिए भी और विनोद जी की भी मजबूरी है। सरकार अभी है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो जो उनके द्वारा कहा जा रहा है मजबूरी है उनके बोलना। लेकिन क्या मजबूरी है? आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। निहोरा जी आपकी बात मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था, आपकी विनोद जी की बात मैं सुन रहा था। सुनिए, पहली बात, आपने एक ध्यान दिया होगा, नीतीश जी ने कहा या जनता दल के नेता ने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि संवादहीनता की बात कही। कोई संवाद नहीं हुआ, मंत्रिमंडल में वोट लेने के बाद कोई संवाद नहीं हुआ। इसे क्या समझते हैं? आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, इसे क्या समझते हैं? तीसरी बात, विनोद जी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश जी के चेहरा पर हम चुनाव जीते हैं। जनता दल की निहोरा जी कर रहे हैं। भाजपा के नेता इस बात को कहाँ स्वीकार रहे हैं? भाजपा के नेता तो जो है सो अभी डिप्टी सीएम जो आए हैं दिल्ली से, वहां से मिलके दिल्ली के केंद्रीय नेताओं से, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि मोदी के नाम पर बिहार में वोट मिला है एनडीए को। तो इसलिए ये सब जो बातें हैं, और राजद कोई जो है सो इस स्थिति में नहीं है कि गठबंधन टूटे और हम कोई आशा लगाए हुए हैं। हमारा धर्म है
आप बिहार में क्या सरकार दे रहे हैं? क्या आपकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है? आप कहाँ हैं? नीतीश जी पर को भी हम यह नहीं, हम आज बिहार में जो भाजपा का फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, अभी कह रहे थे निहोरा जी की यहाँ कम्युनल हार्मोनी बना हुआ है। हम कहते हैं कि जब बगल में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामला आया, मध्य प्रदेश में आया, तो क्या बिहार के मुसलमान उससे भयभीत नहीं है? बिहार के मुसलमानों में जो भय एक पैदा हुआ सीए लेकर, एनआरसी लेकर, आपने उनके समर्थन में खड़ा होने का काम किया है। इसलिए भाजपा के फैलाव के लिए नीतीश जी उतना ही जिम्मेवार है जितना कि अन्य बातों के लिए जिम्मेवार उनको माना जाता है। इसलिए यह कहने से कि हाँ साहब हम कम्युनिज्म पर समझौता नहीं करेंगे, हम जो है सो क्राइम पर समझौता नहीं करेंगे, करप्शन पर नहीं करेंगे, क्राइम पर तो हम ही नहीं कर रहे हैं। आपके भाजपा के अध्यक्ष सीधे आरोप लगा रहे हैं, डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ साहब हम गठबंधन है। तो सवाल है कि बिहार में आप इस ढंग से और इसी सरकार दीजिएगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। 4-4 मीटिंग आप कर दिए लॉ एंड ऑर्डर पर, और दिन पर दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है। एक तरफ आप समीक्षा करते हैं, दूसरे तरफ खुलेआम सड़क पर गोलियों से भुना जाता है। जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं चितरंजन गगन साहब। डॉक्टर विनोद शर्मा साहब से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा साहब प्लीज। देखिए, हमारी सरकार निश्चित रूप से अपराध पर चिंतित है और उसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार बैठक की है। सवाल उठाए कि नहीं उठाए? और देखिए, सवाल उठाना कोई गलत नहीं है। हम लोग चिंतित है, भाजपा जदयू हमारे गठबंधन में है, आप गठबंधन में है, नीतीश कुमार दोषी है, उतना ही नीतीश कुमार जी ने रास्ते पर लाया था। आपने जो आवाज फैलाया था उसको उन्होंने ही समाप्त किया था। अब फिर कुछ दिन 2-2.5 साल जो आपके साथ रहे उसी में अपराध बढ़ने शुरू हुए। फिर से हमको विश्वास है कि नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से सुशासन और अपराध नियंत्रण में आएगा। देख लीजिए उस 20 महीने का, आप 20 महीने का केवल बढ़े हैं और अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं। अरे केवल चिल्लाने से और भाषणबाजी और बयानबाजी से नहीं होता है। राजद की जब सरकार बनी है तब तक अपराध बढ़े हैं और पिछली बार भी 2-2.5 साल के लिए बने अपराधियों पढ़े लिखे आदमी है, वही मनोबल अभी तक बढ़े हुए हैं। नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी होकर ये अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं। अरे आंकड़ा देख लीजिए, सच्चाई तो तीखी लगती है, आंकड़ा देख लीजिए, तीखी लगती है, सच्चाई आपको तीखी लग रही है। देख लीजिए, आप संजय जायसवाल जी से पूछिए क्यों सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के बहस का विषय उस व्यवस्था को लेकर था जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, बिहार के राजनीतिक सरगर्मी की बात कर रहे थे। साइड ट्रैक से हम लोग अलग हो चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मुझे आपका ऑडियो कम करवाना पड़ेगा। डॉक्टर संजय कुमार आपके पास आना चाहूंगा और फाइनल कमेंट के तौर पर यह चीज जानना चाहूंगा, बिहार की राजनीति में जिस तरीके की उठापटक यूं माना जाए कि जो सरगर्मी देखने को मिल रही है, अब आगे और क्या वाकई में बिहार की राजनीतिक जो सरगर्मी है उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि जो पहले अपना था वापस अपना हो जाए, जो दूर चला गया था वो लौट करके घर आ जाए? क्या वाकई में इस प्रकार के आसार बन रहे हैं? डॉक्टर संजय कुमार, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि राजनीति में न कोई किसी का अस्थायी दोस्त होता है, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। परिस्थितियां जब वैसी बन जाती है उसके अनुसार फिर चीजें तय होने लगती हैं। हाँ, एक बात जिसकी तरफ आपने पूरे डिबेट में आपने ध्यान आकृष्ट किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते सहज हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि यह सहजता दिख नहीं रही है। संवादहीनता जिसकी वजह से भी हो, लेकिन एक संवादहीनता का वातावरण है और असहज होने के क्या कारण है इसको हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। रह गई बात कि इस असहज स्थिति में जो आरजेडी है, जो बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में उभरी है, वो तो अपना दांव फेंकेगी, वो तो चाहेगी कि हम फिर एक बार सरकार में आए और इसके लिए धीरे धीरे जेडीयू और भाजपा की दूरी बने और उस दूरी का हम फायदा उठाएं। लेकिन ये जेडीयू और भाजपा पर डिपेंड करता है कि अगर कुछ कारणों से असहजता बनी है, उस असहजता को ये कैसे पैचअप करेंगे या दूरियां धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे।
चलिए, कुल मिलाकर के आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए चेतन गगन साहब आपका भी शुक्रिया, प्रोफेसर निहोरा यादव साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर विनोद शर्मा साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर संजय कुमार आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। काफी महत्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में ये बयान आए और खासतौर पर जिक्र किया जाए तो नीतीश कुमार ने जिस संवादहीनता का जिक्र यहां पर किया है और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते जिस तरीके से असहज हुए हैं, उन असहज हुए रिश्तों को लेकर के आरजेडी ने अपना दांव चल दिया है और वो मैसेज नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि वो तेजस्वी को सीएम बनाए तो 2024 के होने वाले आम चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का चेहरा तमाम विपक्षी दल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अपनी तरफ से आरजेडी ने पासा फेंका है, लेकिन ये पासा फेंकने के साथ ही जिस तरीके की सियासत बिहार की शुरू हो गई है, तमाम बयान आने लगे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो गठबंधन का धर्म है उसमें दरार कैसे डाली जाए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।